कल असेंबली सेक्रेटेरिएट ने एक बार फिर तमाम पीटीआई के जो अरकान थे इनको आज़ाद अरकान करार दे दिया। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने इनको आज़ाद करार दे दिया और जो लीडर ऑफ द अपोजिशन भी बने हैं गौर अयूब साहब, वो एज एन आज़ाद रुकन बने। आज़ाद क्यों किया? बाकी इलेक्शन भी हो गया, सेनेट भी हो गया। क्या इसका मतलब है कि अब ये सिलसिला चलेगा? क्या मेंबर्स और तोड़े जाएंगे? वरना आज़ाद की लॉजिक क्या है? इसी सवाल से शुरू करते हैं। मज़र पहले इसी बात पे आते हैं, लेटर पे भी बाद में आएंगे। जो आज़ाद इनको करार दिया है तमाम कारकुनों को, एक बारी फिर मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली को, तो अब तो सेनेट के इलेक्शन भी हो गए। जो सीटें अलॉट होनी थी स्पेशल सीट्स वगैरह, वो भी सारी रिजर्व सीट्स वो भी अनाउंस हो गई। सो गेम तो सारी क्लियर हो गई। सेनेट में भी करीबन 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी इत्तेहाद की। तो अब आज़ाद किस लिए? क्या इसका मतलब है अभी हमें और सो कॉल्ड डिफेक्शंस होनी अभी बाकी हैं? होगा अभी आगे? शुक्रिया मालिक। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि ये जो आज़ाद डिक्लेयर किया है इस पर खुद पीटीआई का क्या मौक़िफ़ है, वो अब तक बज़ाहिर सामने नहीं आया है कि पीटीआई खुद किस पर क्या मौक़िफ़ रखती है, कि उन्हें आज़ाद कहा जाए या तो उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कहा जाए। पहली चीज़ तो ये आपने बड़ी तफसील से और मेरा ख्याल है बहुत बेहतर अंदाज में जो सिचुएशन डेवलप हो रही है उसे बताई। एक चीज़ जो उसमें गालिबन मुझे थोड़ी सी मिसिंग लगी वो ये कि आज जो सेनेट के इलेक्शन हुए, मैं आपको सिंध असेंबली का बता सकता हूँ कि सिंध असेंबली में जो फैसल वाडा साहब मुंतखब हुए, सुबह से लेके जब तक पोलिंग हुई है तो फैसल वाडा साहब सिंध असेंबली भी नहीं आए। बाकी जो सेनेट के उम्मीदवार थे वो सब के सब वहाँ थे। और पीपल्स पार्टी के लोगों से भी मेरी बात हुई और एमक्यूएम के लोगों से भी मेरी बात हुई, और यकीन जाने कोई भी ऐसा नहीं था जो विलिंग था उनको वोट देने के लिए। लेकिन उसके बावजूद जो है सबसे जब मैंने पूछा कि आप हर कोई आदमी उसके हवाले से इस तरह बात कर रहा है फिर भी आप उसको वोट दे रहे हैं, तो उन्होंने कहा आप समझते हैं कि हम उन्हें क्यों वोट दे रहे हैं। तो एक अजीब सी सिचुएशन थी, यानी बाकी लोग जो कैंडिडेट्स थे सेनेट के वो सबके सब मौजूद थे, मां सिवाय फैसल वाडा के, कि वो आए तक नहीं और वो सेनेटर मुंतखब हो गए। आप इसी तरह उठा लें आप ये सेनेट की जो आज इलेक्शन तो हुए वो तो मजर मोहसिन नकवी साहब भी किसी से वोट मांगने नहीं गए। वो तो नहीं, मोहसिन नकवी साहब तो बिला मुकाबला ही हो गए ना। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ, वो तो बिला मुकाबला ही हो गई है। तो फिर मुकाबला तो हुआ कम अज कम। वो बिला मुकाबला भी हो गए, वो काकड़ साहब भी बिला मुकाबला हो गए, आहद चीमा साहब भी बिला मुकाबला हो गए। बिला मुकाबला हो गए। तो ये मुझे एक किसी ने उधर ही असेंबली में कहा कि ये केयर टेकर प्लस है, और कोई कहने लगा कि अब आप समझते हैं कि जब इस तरीके से होंगे तो क्या पता सेनेट का चेयरमैन कौन हो। जो हालात चल रहे हैं इसमें अंडरटेकर प्लस ना बन जाए। नहीं, वही अंडरटेकर। मैंने शहरी भी इत्तेफाक से वहां आई थी, तो मैंने शहरी से भी पूछा कि कहने लगी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार तो अब तक यूसुफ रजा गिलानी है, हालांकि वो यूसुफ रजा गिलानी सेनेट में नहीं जाना चाहते थे, वो कौमी असम्बली में रहना चाहते थे। तो ये जो चीज़ें अनफोल्ड हो रही हैं ये बड़ी मज़ाक़ा खेज़ है। लेकिन ये जो अभी आपने लेटर की बात की, देखिए जो मुझे याद है जब 9/11 के बाद ये चीज़ें हुई तो अमेरिका में नहीं हुई थी। अगर आपको याद हो कि जंग के दफ्तर में भी एक लेटर आया था, और बाकायदा उसमें फिर जब उसको वो किया गया, टेस्ट किया गया, तो उसमें एंट्रैक्स जो है वो मिला उसमें से। लेकिन जो लेटर्स हमने देखे थे वो उसमें नॉर्मली ये लिखा नहीं होता था एंट्रैक्स। तो मुझे ये नहीं पता कि ये एंट्रैक्स पाउडर ही है या ये वार्निंग है कि इस तरह का कोई दिया जा सकता है आपको, इस तरह की कोई चीज़। लेकिन ये कि इसका रिजल्ट जब आएंगे तो हम इसको देखेंगे इस चीज़ में। लेकिन इतनी वॉलेटाइल सिचुएशन नज़र आ रही है, इतनी कि एक अजीब व गरीब सी सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। तहरीक इंसाफ, आप सेनेट में देखें, आप सेनेट में तहरीक इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी नहीं है। यानी अगर हम आज देखें इसमें पीटीआई का भी मुझे वो लगता है कि पीटीआई इतनी एग्रेसिव पॉलिटिक्स में जा रही है, हालांकि उनके अपने उम्मीदवार, अच्छे खासे उम्मीदवार, अगर वो जाते इलेक्ट होके तो वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन जाती सेनेट के अंदर, तहरीक इंसाफ। तो उनका क्या मूड है
वो क्या कौन सी लाइन लेना चाह रहे हैं आगे चल के? एक अलायंस की भी बात हो लेकिन रही है। सवाल वही है, वही मैं अभी आपका साथ हूं। मैं मजहर मुझे ये बताएं, मजहर मुझे एक चीज़ बताएं कि मेरा अपना ज़ाती ख्याल था, मैंने कल शो में भी कहा कि मेरा ख्याल है कि अब अटैम्प्ट्स हो रही हैं इस मामले को डिफ्यूज़ करने की। पहले ख्याल था कि कमीशन के थ्रू इस मामले को लटकाया जाएगा, बिठाया जाएगा। खैर सुप्रीम कोर्ट को लेट्स नॉट जंप द गन, कल हमें बड़ा क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कैसे प्रोसीड करेगी सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर। लेकिन जब वो हसनात की खबर छपी हुई है एक्सप्रेस ट्रिब्यून में, सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, अच्छा उनको खबर लिखते हैं, उन्होंने लिखा कि जी जब ये इन्होंने तसद्दुक़ जिलानी साहब ने फैसला इसलिए किया कि उनको ये पता लगा कि जो फुल कोर्ट बैठा था, मीटिंग सेकंड मीटिंग हुई, उसमें यूनानिमस डिसीजन नहीं थी, तमाम जजेस इसके हक में नहीं थे कि कमीशन बनना चाहिए, अगरचे वो माइनॉरिटी में थे उनके मुताबिक, लेकिन ये यूनानिमस नहीं थी। तो उन्होंने एक तो उससे घबराए, फिर उन्होंने मिनट्स ऑफ द मीटिंग मांगे कि उस मीटिंग में क्या हुआ। वो उनको दोनों तरफ से ना सुप्रीम कोर्ट ने ना गवर्नमेंट ने किसी ने मिनट्स नहीं दिए। तो उसके बाद उन्होंने देखा कि ये तो बहुत अब गंद पड़ रहा है, उसके बाद वो अपने आप को रिक्यूज कर लिया, बिकॉज लॉ मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली एक प्रोग्राम में कहा कि उन्होंने अपनी कंसेंट दी थी और उनकी उनसे 2 बार बात हुई थी। मेरा ख्याल था कि डिफ्यूज ये कर रही है, अब फायजीसा साहब इसको डिफ्यूज करेंगे, बिठाएंगे। लेकिन जब जजेस को लेटर्स आ जाते हैं वेदर राइट और रॉन्ग एंथ्रैक्स है या नहीं है, ये तो मामले को और बढ़ावा दिया जा रहा है। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये खातून कोई टोपा टेक्सिंग में बैठा हुआ बंदा या बंदी इतने वो ऑन द रोल थे कि सडनली कॉन्फ्लिक्ट नजर आएगा जुडिशरी का और एग्जेक्टिव और एस्टैब्लिशमेंट का। नहीं मालिक, मुझे नहीं लगता कि ये मामला डिफ्यूज होगा। देखिए, एक बात अच्छी है कादी फायजीसा साहब की, और वो ये है कि उन्होंने हर मामले पे फुल कोर्ट मीटिंग की है, जो बदकिस्मती से उमर बंदियाल साहब नहीं करते थे। उमर बंदियाल साहब ने अपनी एक क्लोज डोर शॉप बनाई हुई थी 3 जजों की, और वही बैठ के फैसले करते थे सारे। तो एटलीस्ट फुल कोर्ट मीटिंग अगर होती है, चाहे उसमें अक्सरियती फैसला हो, लेकिन तमाम 14-15 जजेस जो हैं वो एक साथ बैठकर कोई फैसला करते हैं ना। अभी भी अगर फर्ज करें 7 रुकनी बेंच ये हेयरिंग करती है और इसका फैसला किसी को नहीं पसंद आता, तो वो जब आप अपील करेंगे, और 184(3) में अब अपील का राइट भी दे दिया गया है, तो जब अपील करेंगे तो वो जाहिर है फुल कोर्ट बैठेगी फिर उसके बाद, क्योंकि वो अपील फिर इसीलिए गालबन इस चीज़ का अब इसमें हो सकता है कि जी 7 रुकनी में ये जजेस भी इंक्लूड होने चाहिए थे, नहीं होने चाहिए थे, लेकिन अल्टीमेटली ये लास्ट हेयरिंग नहीं होगी। इसके बाद एक अपील भी होगी, जो इस फैसले जो भी इस पे डिसएग्री करेगा वो फिर फुल कोर्ट में जा सकता है उसके बाद। तो ये मैटर इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला नहीं है। दूसरी बात ये कि ये जो लेटर आज मिला है ये तमाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को, मुझे ये बड़ी सीरियस वार्निंग लगती है कि उन्हें ये वार्निंग भी हो सकती है कि उन्होंने जो पिछला ख़त लिखा था, वो जाहिर है जब कोर्ट आगे चलेगी तो उनको बुला भी सकती है कोर्ट, उनके मामलात को इस तरह टेकअप भी किया जा सकता है, और वो जाके अगर वो होते हैं तो कि वो जाके अपना कोई अगर इस तरह का बनता है कमीशन के, उसमें जाके स्टेटमेंट्स दें। तो ये एक वार्निंग लेटर है बिफोर द हियरिंग जो कल शुरू होने वाली है। ये इन जजेस के लिए एक वार्निंग नजर आती है कि इन जजेस को वो वार्निंग दी गई है कि और आगे आने वालों को भी दी बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि एक हियरिंग कल शुरू हो रही है जिसमें सारे खदोखाल तय हो रहे हैं। आपके ख्याल में ये उससे पहले जो इंडियन मूवीज में वर्ड यूज करते हैं, चेतावनी दी गई है कि थिंक ट्वाइस, बोथ हाई कोर्ट के जजेस को भी और सुप्रीम कोर्ट के जजेस दोनों के लिए वार्निंग है इसमें? बिल्कुल है मालिक, यही लगता है। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे इसकी टाइमिंग बड़ी खतरनाक लगती है, जस्ट बिफोर द हियरिंग। हाँ, कि अगर इस बारी टैल्कम पाउडर है तो अगली बारी एंथ्रेक्स भी हो सकता है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। मुझे नहीं पता कि वो अभी जब लेबोरेटरी की रिपोर्ट आएगी उसमें क्या होगा, लेकिन इस मैटर को भी कल टेकअप करना चाहिए 7 रुकनी बेंच को। जो ये लेटर मिले हैं इनके इस मैटर को भी, क्योंकि अब ये एक तरीके से चीजें खुलती जा रही हैं, बात खुलती जा रही है। कहीं तो ये तहकीक में पता चले ना कि लेटर आया कैसे है, किसने डिलीवर किया। किसी ने डिलीवर किया होगा ना ये लेटर्स, किसने डिलीवर किया, किसने ला के उनको लेटर दिया,